नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का शो पर आपका बहुत स्वागत है। ये बजट कैसा है? क्या ये निवेश को बढ़ाने वाला, डिजिटल इंडिया को एक नई ऊंचाई देने वाला बजट है? क्या ये अगले 25 साल यानी जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब के भारत की नींव डालने वाला बजट है? या फिर जैसा विपक्ष ने आरोप लगाया है, क्या ये निराश करने वाला बजट है? क्या एमएसपी पर बूस्टर ऐलान से हो जाएंगे किसान खुश? सैलरी क्लास के लिए बजट में नील बटे सन्नाटा क्यों है? क्रिप्टो पर कोई कानून आए बिना क्रिप्टो पर टैक्स का गणित क्यों लगाया गया है? मोदी सरकार के इस बजट पर पब्लिक के सवाल तो कई हैं। बजट पर पब्लिक के सवालों को मैं उठाऊं उससे पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में निवेश की डोज बढ़ाने वाला बजट पेश किया है। किसानों को एमएसपी का भुगतान सीधे उनके खातों में होगा। पर्सनल इनकम टैक्स में बदलाव नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को विश्वास बढ़ाने वाला बजट कहा है, लेकिन विपक्ष के मुताबिक बजट को किसी भी वर्ग में कुछ नहीं मिला है। महिला पायलटों को वायुसेना में स्थायी कमीशन मिलने को मंजूरी मिल चुकी है। अभी तक महिला पायलटों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्थायी कमीशन दिया जा रहा था, लेकिन अब इसे परमानेंट स्कीम बना दिया गया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ये ऐलान। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ और गाजियाबाद में प्रभावी मतदाता संवाद के लिए अखिलेश और जयंत पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, 2 लड़कों की जोड़ी को यूपी की जनता ठेंगा दिखा रही है। विकास के लिए बीजेपी ने ना जाति देखी, ना किसी का चेहरा, ना धर्म और ना किसी का फाइनेंशियल स्टेटस। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। बजट पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री टेलीकॉम, आईटी और रेलवे के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी नमस्कार और टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल राजनीतिक सवाल है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने कह दिया है कि इस बजट में ना मध्यम वर्ग के लिए कुछ था, ना सैलरीड क्लास के लिए कुछ था, ना पुअर, ना फार्मर्स, ना युवाओं के लिए कुछ था, ना एमएसएमई के लिए। यानी कि ये जीरो सम बजट था जो मोदी सरकार ने आज पेश किया है। आप राहुल गांधी को क्या जवाब देंगे? जो देखना ना चाहे वो क्या देखेंगे, जो समझना ना चाहे वो क्या समझेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आज हम 232 लाख करोड़ की इकॉनमी है, 135 करोड़ हमारी जनसंख्या है। इस जनसंख्या में, इस इकॉनमी के लेवल में हमें एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करना है तो वो एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा? एम्प्लॉयमेंट आएगा इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट की साइकिल हमने पिछले साल के बजट में 5.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से चालू की। इस बार उसको बढ़ा के 7.5 लाख करोड़। 7.5 लाख करोड़ का मतलब इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट जाता है करीब 30-32 लाख करोड़ का उसमें इकोनॉमी में जाता है। 7.5 लाख करोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अकेले में करीब 28 से 30 लाख रोजगार पैदा होता है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि दूसरा बड़ा एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है, उसमें पीएलआई स्कीम 2 साल पहले चालू हुई, बहुत अच्छी टेक ऑफ हुई। अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो आज 22 लाख के आसपास रोजगार है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो 10 वर्षों पहले कुछ भी नहीं थी, नेग्लिजिबल सी थी। जो देखना नहीं चाहते वो देखे, इन आंकड़ों को देखे, इस ग्रोथ को देखे, इस फिनोमिनन को देखे, इसको समझे। अगर समझ में आएगा तो ज़रूर वो समझेंगे, समझना चाहेंगे तो ज़रूर समझेंगे। तो आज ऑलरेडी वी हैव रीच्ड $75 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी 5.5 लाख करोड़। एंड वी आर ऑन द वे टू रीच $300 बिलियन, यानी 22 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो सोचिए कितना रोजगार होता है। आज 22 लाख रोजगार है, 5.5 लाख करोड़ पे 22 लाख करोड़ पे पहुंचता है, तो ये कितना, कम से कम 4 गुना इसमें रोजगार होता है। तो ऐसा नहीं है, वो नहीं समझना चाहते, नहीं देखना चाहते, तो उनकी मर्जी है। लेकिन लोगों का कहना, और खास करके मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जो है, उनका कहना है कि इस दौर में, कोरोना काल में, कुछ लोगों की नौकरियां गई हैं, कुछ लोगों के अस्पतालों के बिल बहुत बढ़े हैं, कुछ लोगों की सैलरीज में कटौती भी हुई है।
उनके लिए शायद कोई दर्द नहीं दिखा आपकी सरकार को। क्या ये आरोप सही है कि आपने मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, जो एक समय पर बीजेपी का मेन वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा पॉइंट होता है हम लोग रोजगार के अवसर किस तरह से ज़्यादा पैदा करें। ये रोजगार के अवसर पैदा करने का मैंने आपको जो अभी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, हर तरह से लिबरलाइजेशन की बात की, कंप्लायंसेस को दूर करना, स्टार्टअप्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप अकेले स्टार्टअप्स में अगर देखते हैं अगर आप, तो करीब 52,000 स्टार्टअप्स हैं। 52,000 स्टार्टअप्स में रफली 5.5 लाख लोग आज एम्प्लॉयड हैं। तो आप सोचो 10 वर्षों पहले जो कहते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, आज आप सोचो मध्यम वर्ग के पास आज अपॉर्चुनिटीज़ एक नई तरीके से खुल रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना सबसे बड़ा गोल होता है किसी भी बजट का। उस गोल पे 100% ये बजट खरा उतरता है। और केवल शॉर्ट टर्मिज्म की बात जो लोग करते हैं उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि देश की इकोनॉमी को, एम्प्लॉयमेंट को, कंट्री की सोसाइटी में कोहेजन को, इसको बढ़ाने के लिए हमको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान हमेशा चार्ट आउट करना ही पड़ेगा। तो वही इस बजट में एक बहुत ही मेथोडिकल वे में किया गया है। अश्विनी वैष्णव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या पूरी तरीके से इस बार जो कोशिश रही है वो ये रही है कि राजनीति को अर्थशास्त्र से अलग कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव है 5 राज्यों में, लेकिन रेवड़ियां नहीं बांटी गई, पॉपुलिज्म नहीं दिखाया गया। तो क्या ये माना जाए कि अब राजनीति मोदी जी करेंगे और जो बजट की जो बैलेंस शीट है वो वित्त मंत्री पेश करेंगी, जिसमें सिर्फ नफा नुकसान का एक ब्यौरा दिया जाएगा? देखिए, आज देश की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन के आसपास है, 232 लाख करोड़। विश्व में टॉप 4 इकोनॉमीज़ में हम लोग गिनती में आते हैं। इस लेवल पे पहुंचकर अगर हम एक मैच्योरिटी के साथ, एक मेथोडिकल वे में, साइंटिफिक बेसिस से अगर नई बजट बनाते हैं तो हम उस इकोनॉमी को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो ये सोचे पहले कि जिन लोगों ने केवल पॉपुलिज्म के बेसिस पे अपनी राजनीति चलाई, क्या उन्होंने देश का भला किया? आज अगर हम देखें गरीब के लिए, किसान के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, आप सोचो किस सरकार ने सोचा था कि हर घर में हम जल पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे? तो क्या ये गरीब का बजट नहीं है? किस सरकार ने सोचा था कि हम हर गरीब से गरीब परिवार को आवास देंगे, पक्का आवास देंगे? तो क्या ये गरीब का बजट नहीं है? किस सरकार ने सोचा था कि एमएसपी डायरेक्टली किसान के खाते में पहुंचे ताकि कोई बिचौलिया उसमें से कट न लेके चला जाए? तो ये क्या किसान का बजट नहीं है? किस सरकार ने सोचा था कि रोजगार के इतने अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें? तो क्या ये नौजवानों की सरकार नहीं है? नौजवानों का बजट नहीं है? तो आरोप लगाने आसान होते हैं। आप इसको, मेरा निवेदन है जो भी आरोप लगा रहे हैं उनसे कि वो समझे इसको, बजट को। ये भविष्य को बनाने वाला बजट है, आज की ज़रूरतों को भी पूरा करता है, भविष्य के लिए भी फाउंडेशन ले करता है। अश्विनी वैष्णव जी, एक सवाल और है। इस बजट में डिजिटल दुनिया पर बहुत एम्फसिस है, बहुत जोर और तवज्जो दी गई है, चाहे वो डिजिटल लर्निंग हो, चाहे वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हो दूर दराज के गांव तक, आपका भारत नेट जो देरी से चल रहा है लेकिन ऑप्टिकल फाइबर लगाएगा 2025 तक, और सबसे बड़ी बात है कि अब डिजिटल रुपया भी आएगा आरबीआई के द्वारा। क्रिप्टो करेंसी पर कुछ कहते ना हुए टैक्स जरूर कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को। तो ये डिजिटल की दुनिया का गणित क्या लगाया इस बजट में, ये हमारे दर्शकों को जरूर समझाइए। जो हम लोग शहरों में रहते हैं, जो हमको आज फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आज शहर में रहता हुआ व्यक्ति दुनिया के किसी भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स को अगर एक नौजवान यूज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है। क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ केवल शहरों तक सीमित रहे, या ये अपॉर्चुनिटीज़ उन दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुँचे, उन गाँवों तक पहुँचे जिसमें आदिवासी भाई लोग रहते हैं, हमारे
ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ों के ऊपर है, ऐसे क्षेत्र जो सबसे कटे हुए रेगिस्तान के अंदर है, क्या उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को पहुंचाना हमारा कर्तव्य नहीं है? हमारा कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को लेके डिजिटल फैसिलिटीज़, डिजिटल सर्विसेज को लास्ट पर्सन इन दिस सोसाइटी, हम अंत्योदय की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन अंत्योदय का विजन है। उस अंत्योदय के विजन में गरीब से गरीब घर तक कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, कैसे उनको उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए, ये हमारा एम है, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए हम लोग नेक नियत के साथ काम कर रहे हैं। वैष्णव जी, आपके अपने मंत्रालय यानी कि रेल मंत्रालय, टेलीकॉम और आईटी के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर काफी बजटरी एलोकेशंस हुए हैं। इससे रेल सुविधाओं में क्या फर्क पड़ेगा और दूरसंचार के फील्ड में भी क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ही रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इस बजट में रेलवे के लिए किया गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। रेलवे में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कैपेसिटी, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा पैसेंजर एक्सपीरियंस, चौथा भविष्य के लिए एक फाउंडेशन ले करना। क्योंकि अगर देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना, आप देखिए हम कहते हैं देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर 13-14% है, 1% भी कम होती है अगर, तो 232 लाख करोड़ की इकोनॉमी में 1% भी अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है तो 2,32,000 करोड़ का देश में लाभ होता है, देश में सेविंग होती है। यानी हमारे छोटे उद्यमी जिनके लिए कॉम्पिटिटिवनेस लाना बहुत ज़रूरी है, जो अपने प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी मार्केट में बेच सके, तो वो सब के लिए बहुत ज़रूरी। तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत अति आवश्यक था, अति ज़रूरी था। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बजट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। इसी तरह से टेलीकॉम में भी 5G के साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है 5G का पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक रेडी करना, यानी कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, इक्विपमेंट, हैंडसेट, स्टैंडर्ड्स में हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी वैल्यू, हमारा IPR क्रिएट करना। इस पूरे के ऊपर जो पूरा इकोसिस्टम बन रहा है टेलीकॉम का, हमारी देश में विकसित इंडस्ट्री दुनिया के समकक्ष खड़ी हो, यहाँ पे डेवलप होके विदेशों में हम एक्सपोर्ट कर सकें हमारे प्रोडक्ट्स को, ये रोजगार हमारे नौजवानों को मिले, ये सब इस सोच है इस बजट के पीछे। अश्विनी वैष्णव जी, अंत में बस मैं आपसे दरखास्त करूंगी, गुजारिश करूंगी कि आप एक संपादक की टोपी पहन लीजिए और आज मेरी जगह आप एक हेडलाइन अगर आपको चुननी हो इस बजट की, तो आप क्या हेडलाइन चुनेंगे इस बजट की? और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये बहुत बार यूज हो चुकी है। आप एक नया हेडलाइन दीजिए। देखिए, मैं कोई संपादक नहीं हूँ, नहीं मेरी ऐसी कोई काबिलियत है। मैं इतना कहता हूँ कि इस बजट से देश के ग्रोथ का जो फाउंडेशन बन रहा है, एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, वो सबसे बड़ा इस बजट का आउटलुक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम्स नाउ नवभारत पर अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अश्विनी वैष्णव जी। और आइए आज दर्शकों हम आपको बता दें कि आज के बजट में था क्या। और अगर मैं आपको बताऊं तो 5 राज्यों के चुनाव जो जब सिर पर हैं, ऐसे में कई लोगों ने ये सोचा था कि 10 फरवरी से जो शुरू हो रहे हैं चुनाव, उसमें चुनावी घोषणा की जाएंगी और ये वोट का बजट होगा। तो उम्मीद थी कि किसानों के लिए जो सम्मान निधि है वो 6,000 से बढ़ेगी राशि, और मिला क्या? बजट में 3,000 करोड़ जरूर बढ़ा है और किसान दायरे में आए हैं MSP के। उम्मीद थी कि खाद खरीद पर ज्यादा छूट मिलेगी, मिला क्या? सब्सिडी का बजट थोड़ा सा घटा है। कहा यह जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इसे बढ़ा दिया जाएगा। महंगी हो सकती है खाद, इस वक्त बजट से ये आकलन लगाया जा रहा है। और इसके अलावा फार्मर बजट में इस 2,37,000
2.37 लाख करोड़ का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एमएसपी का है वो किसानों के खातों में गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये बताया जा रहा है इस बजट की सबसे ज्यादा अहम इशू है, अहम फैक्टर है। प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर बनाया जाएगा गंगा किनारे वाले इलाकों में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फल फूल उगाने वाले जो फार्मर्स होंगे, किसान होंगे, उन्हें भी बहुत कुछ दिया जाएगा सरकार से मदद के रूप में। केन बेतवा रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट होगा जो 44,605 करोड़ का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होगा। तो ये सब चीजें आज की बजट में आई हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी बहुत से प्रोत्साहन दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो गंगा किनारे प्राकृतिक खेती का जो कॉरिडोर है वो शुरू होगा मुजफ्फरनगर बिजनौर वाले एरिया से लेकर शाहजहांपुर से होता हुआ, फारुखाबाद से होता हुआ ये प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर से वाराणसी और ये पूरा कॉरिडोर इस तरह से बन जाएगा जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। तो ये थे कुछ बड़े घोषणाएं जो आई थी। अब जरा देख लेते हैं कि मिडिल क्लास खास करके नौकरी पेशा वर्ग के लिए बजट में क्या मिला। और नौकरी पेशा के लिए 1.5 लाख की जो छूट 2014 के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं है। पिछले 7 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई बदलाव होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 60-70 चल रही है, तो 7 साल में कोई बदलाव इसमें हुआ नहीं है। 2 साल में अपडेटेड रिटर्न भर सकेंगे और अगर कोई गलती होगी तो एक्स्ट्रा टैक्स दे सकते हैं, इस पर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। इतना जरूर इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने संशोधन किया है। लेकिन टैक्स अगर आपने कम कैलकुलेट किया है तो आपको जो डिफरेंस है वो जरूर पे करना पड़ेगा। तो ये मिडिल क्लास के लिए बस इतना ही है इस वक्त जो बताया है। और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ नई घोषणाएं हुई हैं। क्रिप्टो कमाई की जो प्रॉफिट्स होंगे उस पर 30% का टैक्स होगा और हर ट्रांजैक्शन पर 1% का टैक्स लगेगा। इसके बारे में क्रिप्टो करेंसी ना कह के इसे डिजिटल एसेट्स कहा गया है, यानी कि डिजिटल प्रॉपर्टी जो होती है उस पर टैक्स लगेगा। तो एक तरह से ये क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज करता है। अवैध नहीं है, वैध होगा, लेकिन आरबीआई लेकर आएगी एक डिजिटल रुपया जो सरकार बैक करेगी और ये डिजिटल रुपया अब कई देशों में आ रहा है। तो भारत भी एक ऐसा देश हो जाएगा जो अपनी करेंसी लाएगा डिजिटल माध्यम से और जिसमें जैसे सरकारी बॉन्ड्स होते हैं उसकी तरह सरकार की बैकिंग रहेगी। अब आज पब्लिक का सवाल यह है कि बजट की घोषणाओं से पॉलिटिक्स आउट हो गई क्या? न्यू इंडिया के बजट में मिडिल क्लास कहां है? सरकार ने खजाना देखा, लोगों का दर्द नहीं। ये है आज के सवाल और आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सीनियर एडवोकेट भी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं शिवसेना की। राशिद आलवी साहब नेता हैं कांग्रेस के और विवेक साइलस प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी प्रियंका चतुर्वेदी जी के पास, क्योंकि महिला हैं इस पैनल पे, अकेली महिला हैं और मैं महिला हूं तो पहला चांस सहयोगी महिला को दूंगी। तो प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप इस बजट को कैसे लेते हैं? क्योंकि अर्थशास्त्रियों को ये बजट बहुत पसंद आया है, लेकिन आम आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश जरूर नजर आ रहा है। एक तो सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। एक महिला होने के नाते आपने दूसरी महिला को पहला चांस दिया बोलने का।
यही उम्मीद और आस में लगाई हुई थी हमारी वित्त मंत्री साहिबा से। हमें महिला हैं, महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जगह कम होती जा रही है, उसके बारे में वो कुछ काम करेंगी, एक ऐसी पॉलिसी लाएंगी जहां पे उनके बिजनेसेस हों या उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, आप उनको राहत की सांस देंगी। महिला होने के नाते आप ये शायद जो घर चलाती हैं, गृहस्थी चलाती हैं महिलाएं, और उन पे ये प्राइस की इन्फ्लेशन की मार लगी हुई है, इनकम्स कम हो रही हैं, उस पे आप ध्यान देती, पर किसी तरीके से महिलाओं को ना राहत दी, ना युवाओं के रोजगार की बात हुई, ना किसी तरीके से किसानों की बात हुई। आपने सारी सब्सिडीज काटे, फूड सब्सिडी काटा, फर्टिलाइजर सब्सिडी काटा, आपने जाकर फ्यूल सब्सिडी काटा, फिर आपने मनरेगा काट दिया, मनरेगा का बजट काट दिया, आपने विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री का बजट काट दिया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि देश की आम जनता आपसे बहुत आस लगाकर बैठी थी। अर्थशास्त्री कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है क्योंकि फॉरवर्ड थिंकिंग बजट का हमें बात की जा रही है। बिल्कुल, जब उन्होंने शुरुआत की थी काफी फॉरवर्ड थिंकिंग बातें कही थी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप भी कह रही थी, सब कह रहे थे, एक ग्रे एरिया था, उसमें थोड़ी क्लैरिटी आई है, पर इतनी सारी उम्मीदें थी, सारी उम्मीदों पे आपने पानी पे खेर दिया। आपने कहीं भी कि कोई राहत की सांस हो, युवा जो वर्ग है आए दिन आक्रोशित है, प्रोटेस्ट कर रहा है, आपने उनको राहत की सांस नहीं दी है। तो मैं तो महिला होने के नाते, और महिला जो गृहस्थी भी चलाती हैं उनकी जिम्मेदारी समझकर, और महिलाओं जिनके करियर्स भी हैं जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में नहीं है, उन सब के माध्यम से देश की सही स्टोरी बताना चाह रही हूं कि बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जुमले दिखाते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से लेकर हर ऐसी चीजों पे जहां बड़े आंकड़े दिखाए गए, पर जब काम हुआ तो ऑन ग्राउंड जनता का फायदा नहीं हो पाया। आपने देश के सारे एसेट्स बेच डालने में लगे हुए हैं, पर जो एसेट से रिकवरी होनी चाहिए थी वो एक्सपेक्टेशन से भी कम है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, सिर्फ महिला होने के नाते नहीं, योग्य महिला, अचीवर महिला भी हैं आप, तो बिल्कुल हकदार हैं आप पहले बात करने के लिए। लेकिन गौरव भाटिया जी काबिल वकील हैं और आपकी दलीलें उन्होंने सुनी हैं, तो इन दलीलों का मुझे पूरा भरोसा है कि वो ऐसे जवाब देंगे कि शायद बड़े बड़ों की इन्होंने कई बार बोलती बंद करी है। तो गौरव भाटिया जी, दलीलों का क्या जवाब देंगे जो आज प्रियंका चतुर्वेदी जी ने उठाए हैं आज सवाल पब्लिक का शो पर? नाविका जी, लोकतंत्र में बोलती बंद नहीं की जाती है, बल्कि अच्छा लगता है जब विरोधी भी अपना मत रखते हैं और हम उनको तर्कों से काटने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सर्वसमावेशी बजट है जिसमें किसान, गरीब, मजदूर, महिला, युवा सबकी बात की गई है। और नाविका जी, कुछ चीज़ें मैं कहूँगा, बड़ी प्रमुखता से कहूँगा, उसके बाद जो प्रियंका जी ने कहा उस पर उत्तर दूंगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हर कोई कह रहा था कि चुनावी मौसम में ऐसा बजट आएगा जिसमें पॉपुलिस्ट जो है घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन केंद्र की सरकार ने दिखा दिया कि एक दूरदर्शी सोच है और हमें एक उज्जवल भारत की नींव मजबूत करनी है। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन सबसे अहम है कि हम ये सुनिश्चित करें कि किस तरह से 76 लाख हम नौकरी और रोजगार के अवसर देंगे। मुझे नहीं याद आता कि 2 दशक में, नाविका जी, इससे पहले किसी बजट में यह बताया गया हो कि हम नौकरी किस तरह से देंगे और कितनी देंगे। दूसरी बात, 48,000 करोड़ रुपए मकानों के लिए, गरीब को छत मिले, इससे 80 लाख घर बनेंगे। सोचिए, 4 करोड़, जो अगर हर घर में 5 नागरिक हैं तो 4 करोड़ ऐसे नागरिक हैं जो लाभान्वित होंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज है जो कहा गया कि मनरेगा का बजट घटा दिया गया। तो ये आंकड़े रख दूं मैं दर्शकों के सामने। मनरेगा का बजट एस्टिमेट पिछले साल का 73,000 करोड़ था, इस साल भी 73,000 करोड़ है। लेकिन बड़ा क्या है, अब ये मैं आपको सेक्टर वाइज बता दूं। रक्षा बजट जो है वो 38,282 करोड़ बड़ा है। किसानों पे खासकर ध्यान देते हुए 2,37,000 करोड़ का एक बजट है कि एमएसपी की जो है उस पे फसल किसानों की खरीदी जाएगी। और एग्रीकल्चर बजट जो है 3,220 करोड़ बढ़ा है। एजुकेशन बजट 11,054 करोड़ बढ़ा है। स्वास्थ्य का बजट 12,544, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट
1,18,768 करोड़ बढ़ा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है उसमें 35% हम और जो है खपत करेंगे और जो है उससे 7.5 लाख करोड़ का खर्चा होगा, जिससे इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। और दुख की बात क्या है, मैं देख रहा था, राजनीतिक भी एक टिप्पणी कर दूं कि राहुल गांधी का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा लॉलीपॉप। अब 52 साल का कोई युवा लॉलीपॉप की बात करे, ये अच्छा नहीं लगता है। और उदाहरण देता हूं, लॉलीपॉप देना क्या होता है नाविका जी। लॉलीपॉप ये होता है कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात यूपीए की सरकार इंटरिम बजट में 2014 में करती है और 500 करोड़ का केवल प्रावधान छोड़ती है। उसके बाद उसको कौन लागू करता है? नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और अभी 42,000 करोड़ रुपए जो है 1 रैंक 1 पेंशन में दिए जा चुके हैं। करीब 20 लाख ऐसे पूर्व सैनिक है जो लाभान्वित हुए हैं। तो लॉलीपॉप कौन दे रहा है और कोई कौन वाकई काम कर रहा है जमीन पे, ये फर्क है एनडीए की सरकार में और यूपीए की। तो चलिए राशिद अलवी साहब से पूछती हूं। राशिद अलवी साहब, जीरो सम बजट कहा है राहुल गांधी ने और गौरव भाटिया जी ने सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी पे, जवाब दीजिए। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है अलवी साहब? राशिद अलवी साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आइए आप जी, अब आई है आपकी आवाज। जी बताइए। जी, राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं गौरव भाटिया जी ने। उन्होंने कहा लॉलीपॉप कह रहे हैं राहुल गांधी इस बजट को, लेकिन लॉलीपॉप वो होता है जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। 1 रैंक 1 पेंशन अनाउंस कर दी थी, प्रोविजन किया नहीं था बजट पे। जवाब दीजिए गौरव भाटिया के इस तर्क पर। देखिए, मैं उनकी बात का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। अगर आपको बजट पे बात करनी है तो मुझसे बजट पे बात कीजिए। जी, बजट की ही बात है, बजट के ही पे कोई संदर्भ सवाल में है बात तो है। कीजिए, या मैं अपनी राय बजट पे दे सकता हूँ। जी नहीं, मैं बीजेपी के नेताओं की घटिया बातों का जवाब नहीं देता हूँ। मुझसे बजट पे बात कीजिए आप। तो आप इस बजट को कैसे देखते हैं? जी हाँ, ये सवाल है आपका। ठीक, मैं इस बजट को ऐसे देखता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप कभी रेगिस्तान तशरीफ ले गई हैं कि नहीं ले गई हैं। रेगिस्तान में दूर से आपको पानी नज़र आएगा, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाएंगी वो पता चलेगा मिट्टी है और रेत है, पानी है ही नहीं। सवाल ये है कि इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री ने पिछले 7 सालों में जो वादे किए थे वो कितने पूरे किए। भविष्य में तो हम तभी आप पे भरोसा करेंगे ना जब आपने अपने वादों को पूरा किया होगा। क्या आपने स्मार्ट टाउन एक भी बनाया? आपने बुलेट ट्रेन एक भी चलाई? आपने 2 करोड़ युवाओं के नौकरी की बात की थी, आज 60 लाख की बात कर रहे हैं आप। आपने काला धन लाने की बात की, अब काले धन की बात ही नहीं करते आप जबान से ही नहीं निकालते काले धन का लफ्ज। आपने जो वादे किए थे वो कितने पूरे किए ताकि हम भरोसा करें इस बजट के ऊपर? आप कह रहे हैं कांग्रेस के ज़माने में कुछ नहीं हुआ। मैं अपने बीजेपी के लीडरों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको अंदाज़ा है कि 1947 के अंदर कितने गांव में बिजली थी? 1500 गांव के अंदर बिजली थी। देश के अंदर कितने गांव हैं? 6.5 लाख गांव हैं, 6,49,000। हमने कितने गांव में बिजली दी? पौने 6 लाख गांव में हमने बिजली दी। और प्रधानमंत्री ने वादा किया था 100% गांव के अंदर हम बिजली देंगे। क्या बिजली दी है आपने? आपने कहा था हर गांव में पीने का पानी देंगे। क्या आपने दिया पीने का पानी? मेरे पास आंकड़े हैं, 711 ज़िले हैं जिसके अंदर 88 ज़िलों के अंदर पानी अवेलेबल है पीने का। 172 गांव ऐसे हैं जिसमें 10% से 25% लोगों को पानी अवेलेबल है। 182 गांव हैं जिसमें 25 से 50% पीने का पानी है। आप पानी का वादा पूरा नहीं कर रहे, रोजगार का वादा पूरा नहीं कर रहे, आप महंगाई का कम नहीं कर रहे। पेट्रोल डीजल की कीमत हमारे ज़माने में इंटरनेशनल मार्केट में $30 थी, $30 पर बैरल।
आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ $80 है और 2015 में $30 थी। $80 को अगर आप कैलकुलेट करेंगी, एक बैरल के अंदर $159 होता, 37 रुपए पर लीटर आएगा। और देश के लोगों को गुमराह करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहा है। 2% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी आपने अभी। नाविका जी उत्तर आप दे दो। 27 राशिद अलवी साहब, आपने हर घर जल की बात करी, तो मैं बताऊं आज ही के बजट में 60,000 करोड़ इस योजना के लिए है कि हर घर में पीने का पानी आ जाए, और 8.5 करोड़ घरों में जाने का जो फैसला दिया था, जो अनाउंसमेंट की थी, उसमें से 5.5 करोड़ घरों में पहुंच चुका है। ये भी रिपोर्ट वित्त मंत्री ने आज पार्लियामेंट में दी है। लेकिन गौरव भाटिया जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने तो सिर्फ तथ्य रखे और मेरे साथी हैं राशिद जी, नाविका जी, उन्होंने कह दिया कि घटिया है ये। मैं केवल इतना कहूंगा घटिया क्या है। देखिए, मैं अब 2014 में जो इंटरिम बजट में वन रैंक वन पेंशन का केवल 500 करोड़ का जाती हुई कांग्रेस की सरकार प्रावधान करके गई, वो हाथ में पकड़े हूं। और मैंने आपको बताया 42,750 करोड़ का हम लोगों ने, जो पूर्व सैनिक हैं, उनको भुगतान किया है। ये फर्क है। तो ये केवल और केवल वादे करते थे और वादे पूरे हम कर रहे हैं। दूसरी बात, राशिद जी बोल गए कि रेगिस्तान में जैसे पानी दिखाई देता है। अरे राशिद जी, कौन भूलेगा कि कांग्रेस रेगिस्तान में एक गमले में 5 करोड़ की गोभी लगा देती है। वो आपके वित्त मंत्री थे, पी चिदम्बरम जी। तो इसलिए आप ऐसी बात मत करिए। जो बात मैं उठाना चाहता हूं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, नाविका जी ने भी बताया, हर घर में जल पहुंचे, हर घर में शौचालय हो, हर घर में हम सुनिश्चित करेंगे कि गैस का एक चूल्हा हो और इंटरनेट कनेक्शन हो। ये एक दूरदर्शी सोच है। और सारी अच्छाइयों के बावजूद भी नाविका जी, इन लोगों को हर बजट के बाद वही लाइन आती है, जीरो बजट है, फ्लॉप बजट है, इस बार लॉलीपॉप बजट बता रहे हैं। क्या ये बड़ी बात नहीं है? आप मुझे बताइए। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1.5 लाख करोड़ रुपए का सालाना 6,000 रुपए देने का हमने जो वादा किया, पूरा किया। क्या ये बड़ी बात नहीं है कि किसानों के लिए किस तरह से सॉइल कार्ड दिए गए? लेकिन आप सम्मान निधि बढ़ा सकते थे। इस दौर में मध्यम वर्ग की कुछ दिक्कतें हैं, उनका भी एहसास आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। तो विवेक साइलस इस बात पर, इस बजट में आ रही हूं आपके पास, इस बात पर इस बजट की प्रशंसा की जाए कि ये बजट दूरंदेशी है, ये बजट मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहा, ये बजट इतना प्रभावी नहीं हुआ है राजनीति से या चुनाव से कि इन्होंने अपना बस बटुआ खोल दिया और सब तरफ लुटाया हो। इस बात की इन्हें शाबाशी दी जाए या इस बात का रंज किया जाए कि सैलरीड क्लास को कुछ नहीं मिला? नाविका जी, सबसे पहले आपको बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत प्रणाम मेरे। देखिए नाविका जी, मैं तो यही कहूंगा कि देश जो है ना, प्रयोगों से नहीं चलता है। पहले भी बहुत प्रयोग हुए, नोटबंदी भी जब आई थी, नोटबंदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो ऐसा लगा था, उन्होंने बताया था कि देश की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्या हुआ, हमने सब देख लिया। जीएसटी में कहा था कि उद्योग जो होगा उसका सरलीकरण हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें कितने अमेंडमेंट्स हुए, लोग कितने परेशान हुए, आज तक अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। आज क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही है और निर्मला जी ने आज ब्लॉकचेन की बात की, बिटकॉइन, इथेरियम, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं। और स्वर्गीय अरुण जेटली जो पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में, उन्होंने कहा था कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा है। आज 60 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, क्या हुआ? जबकि आज बेरोजगारी का ये हाल है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के करीब करीब पहुंच गया, वो टूट गया है। और आज एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही, वी विल ट्राई टू एलिमिनेट पॉवर्टी, दैट इज व्हाट शी सेड। लेकिन आज बहुत दुख है कि आज 24 करोड़ लोग जो है, नए जो लोग हैं हिंदुस्तान में, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। इसका सबसे बड़ा सवाल आज जो उठता है नाविका जी है कि इस बजट में नौकरियां कैसे मिलेंगी,
जो आय कम हो गई है, इनकम इक्वालिटी कैसे कम होगी? 84% लोगों की आज आय घट गई है, वो कैसे उसको आप कंपनसेट करेंगे, यह बताइए। एग्रीकल्चर पे भी ये बात हो रही थी, बहुत बातें हो रही, मैं तो और चैनल पे भी देख रहा था। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज एक्टिविटीज जो है वो जीडीपी की 4.3% थी, आज क्या हो गया? आपने घटा के 3.8% कर दी। फूड सब्सिडी आपने काट दी, फर्टिलाइजर सब्सिडी आपने काट दी, पेट्रोलियम सब्सिडी आपने काट दी, मनरेगा का बजट आपने कुछ कम कर दिया। और हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा दुखद है, जबकि हम कोविड काल में चल रहे हैं, आपने सिर्फ 0.8% उसको बढ़ाया है हेल्थ सेक्टर, जबकि उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस। तो गौरव भाटिया जी, सवाल ये है कि या तो आप उत्तर प्रदेश के चुनाव जीत चुके हैं तो आपको किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, और या फिर जीतने वाले ही नहीं है तो कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इनमें से दोनों में से कौन सा आंसर आप चुनेंगे? नाविका जी, इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। जो विश्वास जीत लेता है, जो दिल जीत लेता है ना, चुनाव तो फिर जीत ही लेता है। और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास भी जीता है और दिल भी। विश्वास आप अपना और मैं आपको बताता हूं, प्लीज बीच में ना बोले आपने। प्लीज कोई बात नहीं। अच्छा, लाल टोपी वालों ने बना लिया भाई, लाल टोपी मुबारक हो, बीच में मत बोल प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं इन लोगों को क्यों आग लगी हुई है। बुंदेलखंड में, अरे भाई अपनी बात तो नाविका जी रख लें प्लीज। जी जी, आप बोलिए, उसके बाद मौका दूंगी। क्षेत्र में आप बोलिए, उसके बाद मौका दूंगी। लोग, हाँ धन्यवाद। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में नाविका जी, जब सपा की सरकार थी ना, तो ऐसी रिपोर्ट आई थी कि घास की रोटी लोग खा रहे थे। किसानों को 1 रुपए का मुआवजा देते थे जब फसल नष्ट हो जाती थी। आज जो घोषणा हुई है, केन बेतवा नदी को जोड़ के 9 लाख किसान लाभान्वित होंगे और 44,605 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। बुंदेलखंड में भी विकास पहुंचेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये फर्क है सोच का। ये घास की रोटी खिलाते थे, हम किसानों के लिए भला कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे बिजली देने की बात, मेरे पास चिट्ठी है सोनिया गांधी की 2009 की। इन्होंने कहा था कि हम सुनिश्चित कर देंगे कि हर घर में बिजली पहुंचे। ये तो नहीं दे पाए, लेकिन हर गांव में बिजली हो, ये नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। और हर घर में बिजली पहुंचे, ये भी नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। 5 साल इनकी सरकार रही 2009 के बाद, ये पूरी नहीं कर पाए। तीसरी बात, झूठ क्या बोला गया, इन्होंने कहा जो फर्टिलाइजर है उसकी सब्सिडी कम कर दी गई। तो मैं ये आंकड़ा दे दूं, यूरिया सब्सिडी ये थी 58,768 करोड़, ये बढ़ के 63,222 करोड़ हो गई, 4500 करोड़ करीब बढ़ गई है। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आपके चैनल पे? ठीक है, चुनाव है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनर्गल कोई भी आंकड़े दे दे, झूठ बोल दे और आप पकड़े भी नहीं जाएंगे। नाविका जी जवाब देना चाहती हूं। मैं आ रही हूँ साइलस साहब, आपके पास आ रही हूँ। राशिद अलवी जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। और राशिद अलवी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप देखा जाए तो कोई भी वित्त मंत्री हो, अगर चुनाव का दौर हो, कोई भी सरकार हो, एक कहीं ना कहीं टेम्पटेशन रहती है कि आप कुछ ऐसी रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दीजिए, ऐसी ऐसी चीजें की अनाउंसमेंट करने शुरू कर दीजिए जिससे लोगों को लुभाया जाए कि ये बड़ी अच्छी पार्टी है, फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, फ्री ये फ्री वो। लेकिन ये नहीं किया है, और ये ना करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए आज की राजनीति में, ऐसे ट्रैप में ना फंसना। तो क्या आप इस बात के लिए सराहेंगे नहीं वित्त मंत्री को कि वो इस ट्रैप में नहीं फंसी, मोदी जी इस ट्रैप में नहीं फंसे कि लुभाया जाए शॉर्ट टर्म गेन्स दे के और इस तरह की लड्डू बांट के? इस पर कम से कम सराहना चाहिए हमें, क्योंकि सेंसिबल बजट है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आम आदमी को, गरीब आदमी को आपने ये तो मान ही लिया कि कुछ देने को ये तैयार नहीं है, लेकिन इसका कारण क्या है? 5 विधानसभाओं में चुनाव है। क्या भारतीय जनता पार्टी जीतना नहीं चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि विकास नाम की कोई चीज़ वो करेंगे नहीं।
मिडिल क्लास, लोअर क्लास, किसान को तड़पता रहने देंगे? उनके पास जीतने का जो मंत्र है, जो अभी तक करते चले आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, सोसाइटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। अभी अमित शाह जी गए थे वेस्टर्न यूपी, कैराना के अंदर। देखो, बीजेपी के अध्यक्ष रहे, देश के होम मिनिस्टर हैं, और क्या बात कर रहे हैं? जाटों की बात कर रहे हैं। अरे अमित शाह जी, चरण सिंह जी ने कभी जाटों की बात नहीं की, वो हमेशा किसान की बात करते थे। आप इस स्तर पर उतर आए। योगी आदित्यनाथ 20% और 80% की बात कर रहे हैं। कभी शमशान घाट की बात करते हैं, कभी कब्रिस्तान की बात करते हैं, कभी ईद की बिजली की बात करते हैं, कभी दिवाली की बिजली की बात करते हैं। इलेक्शन में तो इनके मुद्दे ये रहते हैं, इसलिए इन्हें ये अंदाज़ा है कि बजट में कुछ करो या ना करो, इन मुद्दों पर चुनाव होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी कहा है कि इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है, चुनाव तो कम्युनल बेसिस पे होता है, और वो काम भारतीय जनता पार्टी से अच्छा देश में कोई करता ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बड़ा केस किया हुआ है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पर आजकल उनकी बातें आपको बहुत पसंद आती हैं, बहुत याद आती हैं। अच्छी बात है, मैं समझती हूं कि ये बातें पसंद आनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिक्की के पास, फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर जी। आपके पास एमपी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की उदय शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके पास बस आ रही हूं उदय शंकर जी। पहले विवेक साइलस को मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि रिबट करने का समय दूंगी, तो विवेक साइलस जी, अगर रेवड़ियां बांटे तो आप कहेंगे चीटिंग करते हैं, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करेंगे। अगर नहीं बांटते तो आप कहते हैं इन्हें जरूरत नहीं है, तो हिंदुत्व कार्ड खेलेंगे, 80-20 करेंगे। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये कैसी राजनीति है? जी नाविका जी, धन्यवाद। देखिए नाविका जी, अभी गौरव भाटिया जी ने बात की घास की रोटी, तो घास की रोटी मुसहर समाज कहां खा रहा था वो मैं इनको याद दिला। घास की रोटी मुसहर समाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में खा रहा था। जिस पत्रकार ने इसका खुलासा किया उसको आपने जेल में डाल दिया। दूसरी बात आपने कही बुंदेलखंड की। जब बुंदेलखंड में सबसे त्राहिमाम वाला सूखा पड़ा हुआ था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तो केंद्र सरकार ने एक ट्रेन भेजी थी जो कि टैंकरों वाली ट्रेन थी कि हम केंद्र से मदद भेज रहे हैं, हम पानी भेज रहे हैं। आपको पता है वो ट्रेन खाली निकली थी, उसमें कुछ भी नहीं निकला। तीसरी बात आपने यूरिया की, तो यूरिया का बैग का तो आपने 5 किलो वैसे ही घटा दिया है और दाम बढ़ा दिए हैं। 5 किलो क्यों कम कर दिया? 50 किलो का बैग जो था आज 45 किलो का क्यों हो गया है? इसको क्या आप झुटला सकते हैं? क्यों हो गया? इस पे आप जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, आज किसान सम्मान निधि में सिर्फ 1% से कम की बढ़ोतरी हुई है। ये कह रहे हैं बहुत बढ़ गया, 1% से कम है बढ़ोतरी। ये बजट सिर्फ दलाल स्ट्रीट के लोगों के लिए है, ये सेंसेक्स वालों के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात तो ये पिछले 7 साल से कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन पिछले 7 साल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और नौकरियां भी बनेंगी। पर शायद ये अर्थशास्त्री समझ सकते हैं, शायद विवेक साइलस जी आपको नहीं समझ आ रहा। तो आइए सुनते हैं उदय शंकर जी से। उदय शंकर जी, राजनीतिक क्रिटिसिज्म जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि नील बटे सन्नाटा मिला है आम आदमी को और बातें बड़ी बड़ी हुई हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप इस बजट को किस तरह देखते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्रियों को ये बजट पसंद आ रहा है और वो कह रहे हैं कि चुनाव के मौसम में इस तरह का सीरियस बजट देना और ऐसा क्रेडिबल बजट देना जिसमें ग्रोथ की बात हो, आमदनी पूरे देश की बढ़ाने की बात हो, नौकरियां लोगों को रोजगार देने की बात हो, उस पर ज्यादा महत्व दिया गया है बजाय इसके कि छोटे मोटे लड्डू लोगों के हाथ में आज के लिए रख दो। क्या आप इससे सहमत हैं? नाविका, धन्यवाद पहले तो। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बहुत सम्मानित राजनेता आपके साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने जो कहा है उस पर मैं कोई कमेंट करने की मेरी हैसियत नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन आपका जो सवाल है उसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये बैलेंस्ड बजट है। और एक अच्छी बात यह है कि चुनाव का माहौल था और काफी स्पेकुलेशन ये थे कि चुनावी माहौल को देखते हुए काफी पॉपुलर स्कीम्स को अनाउंस किया जाएगा, लेकिन वो नहीं है इस बजट में। अब ये बात जरूर है कि अगर आप पॉपुलर स्कीम्स को नहीं अनाउंस करते हैं तो कुछ लोगों को निराशा होती है और उसके अपने
पॉलिटिकल इश्यूज हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक मुश्किल वक्त में सब देश 2 साल से कोरोना से जूझ रहा है, उसके पहले भी ग्रोथ रेट की दर थोड़ी गिरी हुई थी। तो इस माहौल में जो सही कदम उठाने चाहिए थे उस दिशा में ये बड़ा ठोस बजट है। सबसे अच्छी बात मुझे इस बजट में ये लग रही है कि बहुत ढेर सारी चीजें नहीं की गई। दूसरी अच्छी बात ये है कि ये छोटा छोटा जो टोकनिज्म जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि सिर्फ नाम के वास्ते कई सारी चीजें कर दी जाती हैं, अनाउंस की जाती हैं, वो नहीं है इसमें। सरकार ने बड़ा क्लियर, वित्त मंत्री ने ये किया है कि पिछले साल जो कुछ अच्छी चीजें शुरू हुई थी उन चीजों को और उन पे बिल्ड किया जाए, उनको कंसोलिडेट किया जाए, उनके पीछे और ज्यादा रिसोर्सेज और शक्ति डाली जाए। और जो एक फ्यूचर पे इसमें निगाह है, चाहे वो गति शक्ति के तहत चीजें जो की जा रही हैं, चाहे वो डिजिटल और टेक्नोलॉजी को पर ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, इन सारी चीजों में तो हमको ये सोचना होगा कि इस देश में हर आदमी की स्थिति सुधरनी चाहिए। लेकिन वो सिर्फ हम जितनी देश की शक्ति होगी, जितना देश बड़ा होगा, जितना ग्रोथ होगा, उसके बगैर हम वो नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि उस ग्रोथ की दिशा में एक ये बहुत डिसिप्लिन बजट है। और मेरा मानना है कि ऐसे माहौल में जब चुनाव हो रहे हो, किसी भी वित्त मंत्री के लिए मुश्किल वक्त होगा। और उस दरमियान फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही अनुशासित, सेंसिबल, देश की इकोनॉमी के लिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान देते हुए एक बजट पेश किया है। लेकिन उदय शंकर जी, आप टेलीविजन चैनल्स भी चला चुके हैं और आप जानते हैं टीआरपी का प्रेशर क्या होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये फिल्म इस तरह से कह लीजिए आप कि ये फिल्म थोड़ी आर्ट फिल्म है। शायद इसमें उस तरह का कोई कमर्शियल फॉर्मूला नहीं है, इस तरह का कोई आइटम नंबर नहीं है, हेडलाइन हंटिंग अनाउंसमेंट नहीं है। तो क्या ये ज़रूरी होता है किसी भी बजट को थम्स अप मिलने के लिए कि उसमें से ढेर सारी हेडलाइंस निकलें और लोगों को लुभाने के लिए कुछ अनाउंसमेंट हो? या इस तरह का बजट, अब इंडिया मैच्योर हो गया, भारत मैच्योर हो गया, इस तरह के बजट को भी अच्छा बजट कहेगा? या सिर्फ कॉरपोरेट इंडिया का ये कहना एक उनकी मजबूरी होती है कि हर बजट अच्छा बजट होता है, 8 on 10 बजट होता है? उदय शंकर जी, सवाल आपसे है। मुझे लगता है कि कोई ऑडियो प्रॉब्लम है। पर राशिद आलवी जी, सवाल आपसे भी यही पूछूंगी कि कभी कभी ग्रोथ को सोचना, नौकरियों को बढ़ाना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या काम करेगा, उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी होता है। तो क्या ये बजट कम से कम उस एरिया में खरा नहीं उतरता? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर देश के नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी तो बजट का क्या फ़ायदा है। लेकिन आप इस पे भरोसा कैसे करेंगी? हमेशा भरोसा उस पे किया जाता है कि जो अपनी बातों पर अमल करे। जब आप कहते थे कि हर साल 2 करोड़ की नौकरियां देंगे, अभी तक तो दी नहीं आपने, बेरोजगारी दी है। अब आप कह रहे हैं 60 लाख रोजगार देंगे। तो आप मुझे बताइए, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आप 60 लाख रोजगार देंगे? इनकम टैक्स, एक तो देश को समझने की जरूरत है। देश के अंदर शायद 6-6.5 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, और 6.5 लाख करोड़ के अंदर भी 2.5 करोड़ लोग वो हैं जो जीरो रिटर्न्स फाइल करते हैं। सिर्फ 3-3.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। अगर कुछ लोग चोरी भी कर रहे हों, 10 करोड़ मान लीजिए, 140 करोड़ के अंदर 100 करोड़ आदमी रोजी रोटी के लिए जिंदा रहता है। गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट है कि 70% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। मैं आपको रोकना चाहूंगी 1 मिनट के लिए राशिद आलवी जी, क्योंकि मुझे विवेक साइलस को लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में डालना पड़ेगा। लाइट डिटेक्टर टेस्ट में इसीलिए क्योंकि मेरी रिसर्च टीम ने एक निकाला है आंकड़ा, और डीएम वाराणसी का उन्होंने ट्वीट निकाला है जो मार्च 27, 2020 का है,
और डीएम कौशल राज शर्मा की ओर से भेजे गए नोटिस में यह कहा गया है कि ये जो घास की रोटी वाला किस्सा आप बता रहे हैं वाराणसी प्रधानमंत्री के क्षेत्र से हुआ था, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इसका उन्होंने रिजेक्ट किया है क्लेम और उन्होंने कहा है कि ये गलत सोशल मीडिया में फोटो डाली गई थी। तो ये लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आज आपके तथ्य गलत हो गए हैं विवेक साइलस जी, तो आप अपना झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। नहीं, मैं बता दूं, ये किस्सा उस समय का है नाविका जी, मैं आपको बता देता हूं। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और गौरव भाटिया साहब जो बैठे इस समय हमारे प्रवक्ता हुआ करते थे, उस समय की बात थी। इसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी, उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी लिया था। अब वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कह रहे हैं 4 साल बाद, हमारा शो ऐसा ही है, इसमें फैक्ट चेक किया है। ये डीएम वाराणसी का ट्वीट मेरे फोन पर है, मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं। और लाई डिटेक्टर टेस्ट ऐसा ही, यहाँ तो आपको तारीख बतानी चाहिए थी, आपने ये तारीख वारीख तो कोई बताई नहीं और इस वक्त हमारे लाई डिटेक्टर टेस्ट में आपको पकड़ लिया है। लेकिन मेरे पास समय कम है। उदय शंकर जी दोबारा हमारे साथ आ गए हैं। उदय शंकर जी, मैं सिर्फ आपसे आखिरी में एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इस बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन आपके लिए क्या था? क्योंकि आप टीवी में रह चुके हैं और टीआरपी बहुत जरूरी होती है टेलीविजन वालों के लिए, तो इस बजट में टीआरपी के लिए कुछ था, आम आदमी के लिए कुछ था नहीं, और लोग कह रहे हैं कि हेडलाइंस की कुछ कमी है। तो आज अगर आप संपादक होते तो क्या हेडलाइन देते बजट को? देखिए, एक तो मैं मीडिया में रह चुका हूं जैसा आपने कहा, और टीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीआरपी सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस चलाना है मीडिया में अपना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और आपको इम्पैक्ट दिखाना होगा, और मुझे लगता है कि इस बजट में वो बात है। अगर मैं संपादक होता तो पता नहीं क्या हेडलाइन देता, बहुत साल पहले से मैं संपादक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता कि चुनावी माहौल में एक अनुशासित बजट दिया गया है और वो भारत के लिए और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अच्छी बात है। बहुत सही बात कही, और यही इस बजट की सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि चुनावी माहौल में एक अनुशासित बजट है, एक मैच्योर बजट है, एक बैलेंस्ड बजट है। हाँ, इसमें तड़कते भड़कते कोई हेडलाइंस नहीं है, कोई आइटम नंबर्स नहीं है, लेकिन सॉलिड बजट है और ये जॉब्स को क्रिएट करेगा निवेश के द्वारा, और निवेश होगा, नौकरियां बढ़ेंगी, रोजगार होगा कि नहीं, तो जैसे राशिद अलवी कहते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आज सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं अपने सारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दर्शकों और शुक्रिया बजट कवरेज में हमारे साथ रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक, लेकिन जाइएगा नहीं, क्योंकि कल हमने बजट की क्लास ली थी, समझाया था बजट कैसे बनता है और उसमें क्या देखना चाहिए। आज बजट का एनालिसिस की क्लास होगी और बताएंगे कितने हिट कितने मिस इस बजट में।